नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसके हिसाब से मैथ्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। ये एक शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, उसके पहले हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं क्योंकि ये शिफ्ट का पेपर क्या था, थोड़ा टफ था, इसलिए हमने पहले 10 क्वेश्चन समझाया, फिर आपको 10 क्वेश्चन समझा रहे हैं। अभी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम समझाने वाले हैं। तो आप लोगों को ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने प्रॉपर 10-10 क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। चलिए क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है कोण ए आर एस बराबर 125 डिग्री, तो कोण पी ए बी का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम अगर समझ में ना आ रहा हो तो हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए ए दिया है, क्या दिया है, ए आर एस, ये वाला एंगल दिया है 125, तो हमसे पूछ कौन रहा है, पी ए बी, कौन सा वाला एंगल पूछ रहा है, तो ए वाला एंगल हमको पूछ रहा है, ऊपर का एंगल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी अगर सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा, इसमें एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता, कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा कितना बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा कितना बन रहा है, तो 125 दिया हुआ है, और ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला एंगल टोटल देखिए एक सीधी रेखा बन रही है। तो अगर हमको अंदर वाला एंगल चाहिए, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ए आर पी। तो अगर हमको ए आर पी निकालना है, एंगल कोण ए आर पी, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस, अगर 125 कर दे तो हमारा आ जाएगा, नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 125 करेंगे तो 130 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50, तो ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हमने कौन सा वाला एंगल बताया है, देखिए इसको हटा देते हैं फिर बताते हैं। ये वाला एंगल हमने बताया जिसको हमने अभी हटा दिया। देखिए इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, कौन से वाले एंगल, इस वाले एंगल की हम बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। एक चीज़ कभी भी याद रखिएगा, अब ये देखिए यहाँ पर अगर आप सोचें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से चक्री चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, एक त्रिभुज पर हो, मतलब चक्री चतुर्भुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं किस पे हो, वृत्त पर हो। तो वृत्त पर हो तो देखिए क्या होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि पे बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर अगर देखिएगा आप, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए ये यहाँ से, देखिए ये लाइन खींचे है यहाँ से, तो इसके द्वारा ये जो भुजा बनी हुई है, ये वाली भुजा, ये वाली, तो ये हमारा टोटल एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कैसे, ए पी बी इसको बोलेंगे। तो कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर लिख देते कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी क्या होता है, चक्री चतुर्भुज जो होता है, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, मतलब देखिए जैसे देखिए चक्री चतुर्भुज है ना, तो मान लीजिए यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का मान क्या होता है, आमने सामने के हो गए ना, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का मान क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारा कोण ए पी बी निकल गया, मतलब ये टोटल कोण हमारा ये निकल गया। तो अगर हमको इस टोटल को निकालना है तो ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल हमको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, निकालेंगे हम पी आर बी, कोण पी आर बी, जो एंगल हमको नहीं पता है, ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो कौन सा वाला एंगल निकाल रहे हैं, देखिए ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, कलर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, कौन सा वाला, ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं। तो देखिए ये वाला एंगल निकालेंगे तो टोटल ये वाला एंगल होगा, है ना, और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम टोटल क्या कर देंगे, घटा देंगे 180 में, तो हमारा एंगल निकल आएगा। तो क्या कर लेते हैं, चलिए 180 माइनस वो वाला 90 है, ये वाला हमने अभी कितना निकाला, 55 निकाला, तो ये 55 हो गया। कितना हो गया, 55 हो गया। तब इसको घटाएंगे जब, तो 180 माइनस 90, 90 10 कितना होगा, तो 90 10 100 हो जाएगा, तो 145 डिग्री। तो 145 को अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। कितना आएगा, 35 डिग्री हमारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, एक बार और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जब नहीं बनेगा तो। चलिए तो अब हमको एंगल निकालना है यहाँ पे कोण ए, मतलब कौन सा वाला, पी ए बी। तो कोण पी ए बी क्या हो जाएगा, कोण पी ए बी बराबर कोण पी आर बी
क्योंकि एक ही खंड पे बना कोण होता है, प्रमेय होती है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही खंड पे बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जो ए एंगल होगा वही एंगल आपका ए वाला होने वाला है। तो अगर इस एंगल का आप मान निकाल लिए तो इसका कितना आ गया 35, तो उसका भी करेक्ट आंसर कितना होगा 35। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर हम अगले पेज में लेके चलते हैं, इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि इसमें आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ था, है ना, थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ कहीं से बनाते हैं, इस प्रकार का कुछ डायग्राम बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या था, इसके बाद इसमें रेखाएं बना देते हैं। तो इसको हम बना देते हैं, इस प्रकार की कुछ रेखा थी, है ना। फिर किस प्रकार की थी थोड़ा देख लेते हैं। इस प्रकार की रेखा थी और एक रेखा कैसी थी, इधर से ऐसा है, इधर से ऐसा। तो देखिए एक रेखा हमारी इधर से ऐसा आई, है ना, एक रेखा हमारी इधर से ऐसे गई हुई थी, ऐसे था ना। इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिलाया हुआ था और इसको यहाँ से यहाँ मिलाया हुआ था, इस रेखा को थोड़ा आगे खींचा हुआ था। तो हमने क्या किया था, देखिए इसको चक्री चतुर्भुज बना हुआ है, तो इसको हमने डॉट डॉट इसलिए कर दिया था क्योंकि चक्री चतुर्भुज बनाने के लिए इसको हमने डॉट डॉट कर दिया। इसमें ए वाला एंगल कितना दिया था, तो 125 डिग्री दिया था। कितना दिया था 125 डिग्री दिया था। ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा था, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपको पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं आप। देखिए अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, देखिए एक रेखा पर कोई भी एंगल बनता है, जैसे एक सीधी रेखा पर एंगल बनेगा तो कितना होगा 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो ये पूरी एक सीधी रेखा है कि नहीं है, ये वाली रेखा पूरी सीधी रेखा है। तो ये पूरा एंगल कितना है, ए वाला एंगल कितना है 125 डिग्री है। तो ए वाला अगर एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला अगर एंगल निकालना है तो क्या होगा 180 माइनस 25 का 125 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इस वाले एंगल को हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये आपका कितना आ जाएगा 55 डिग्री आएगा। कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इस वाले एंगल का मान हमारा कितना आ गया, ये 55 डिग्री हो गया। आपका लिखना है तो लिख दीजिए कितना हो गया, ये 55 डिग्री हमारा निकल के आ गया। अब देखिए अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिए, क्या होता है समकोण पर, मतलब क्या होता है किसी वृत्त के समकोण पर बना कोण, समकोण मतलब ये क्या हो गया, ये हुआ अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण। तो ये हमारा अर्धवृत्त काट रहा है कि नहीं काट रहा है, ये क्या है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण कौन सा वाला कोण होगा, ए वाला कोण। ए वाला कोण क्या होगा हमेशा 90 डिग्री, ये परमेय होता है। अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ए वाला हमारा एंगल टोटल कितना हो जाएगा, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो ए वाला टोटल हमारा एंगल हो जाएगा कितना होगा, तो ए वाला एंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको समझ में आया, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हमारा पूरा चक्री चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं किसमें हो, वृत्त पर हो। तो देखिए इसकी एक भुजा यहाँ पर है, एक भुजा यहाँ पर, इसकी चारों भुजाएं परिधि पर है कि नहीं है। तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, मतलब जो ए वाला कोण होगा, मतलब ए वाला टोटल कोण, रुक जाइए कौन सा वाला, ए वाला टोटल कोण और ए वाला टोटल कोण क्या होगा, इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। दोनों का योग 180 डिग्री होता है चक्री चतुर्भुज का। तो देखिए अब अगर हमको निकालना क्या है, यहाँ पर आप देखिए हमको ए वाला एंगल निकालना है, कौन सा वाला, ए वाला एंगल निकालना है, क्योंकि हमको ए वाला एंगल पता है। तो देखिए दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे 180 में अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को घटा दें तो हमारा ए वाला एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो चलिए किस प्रकार से करेंगे, तो 180 माइनस कर देते हैं, ये वाला 90 है, ये वाला 55 है, तो 90 प्लस 55 कर देते हैं, 90 प्लस 55 अभी ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 में हमारा 145 घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा निकल के आ जाएगा कितना, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 35। अब देखिए एक ही खंड पर बना कोण क्या होता है, या एक ही जीवा पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, परमेय होता है। तो जो ए वाला एंगल होगा ना वही वाला ए वाला भी एंगल होगा। तो 35 है तो ए वाला भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो यही वाला पूछा था ना, ये वाला पूछा था, तो कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 35 डिग्री, ठीक है। आशा करते हैं आपको इस बार पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चनों को नहीं ले रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो थंब जरूर करिएगा, इसको शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुने से 2
कम है। यदि इसका परिमाप 28 है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया हुआ था, 4 मीटर आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो रिपीट हो चुका है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। अब देखिए 3 से 60 के बीच बोल रहा है, ना कि 3 को काउंट कर रहा है, ना कि 60 को काउंट कर रहा है। आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कहाँ से लेना है, 3 to 60 तक लेना है ना, 3 से 60 तक लेना है। अब देखिए इसको अगर आप देखते हैं 3 से 60 के बीच में, तो पहली विषम संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो पहली संख्या 5 होगी, ठीक है। दूसरी 10 तो विषम नहीं होता। दूसरी संख्या 15 होगी जो 5 से विभाजित होगी। तीसरी 25 होगी, फिर 35 होगी, फिर 45 होगी, फिर 55 होगी। इसके अलावा कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखिए विषम संख्याएं बहुत हैं। 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है, लेकिन 7 कभी 5 से डिजिबल नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार 11 भी विषम है, 11 भी नहीं होगा। तो ये जो 5 लास्ट के 5 से विभाजित का रूल क्या कहलाता है, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो लास्ट में अगर 0 होगा तो सम संख्या हो जाएगी, लेकिन लास्ट में अगर 5 होगा तो क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ऐसी 6 संख्याएं होंगी जो 3 से 60 के बीच में होंगी, जो क्या होगी, पूरी तरह से मतलब 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी और विषम भी होंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, आप लोगों को अगर इसमें ना दिख रहा हो तो। देखिए ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा रुकिएगा। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा वो कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि कितना कितना डिग्री दिया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 38 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 38 डिग्री, और ये कितना दिया है, तो 122 डिग्री दिया हुआ, कितना है, 122 डिग्री दिया हुआ है। और हमको ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से बनता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसको, अगर हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला है ना BC और DE क्या है, समांतर है। तो BC कौन है, ये वाला जो है BC है, ये वाली क्या है, भुजा BC है, और DE कौन सी है, तो ये वाली भुजा हमारी DE हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी क्योंकि देखिए यहाँ पर E लिखा हुआ है, क्या है, E लिखा हुआ है ना, और ये वाली हमारी C है। तो अगर देखिए इसके समांतर अगर हम इसको खींच दें, ये वाला, ठीक है, अगर इसको हम आगे भी बढ़ा देते हैं तो ये भी एक समांतर भुजा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो एक चीज़ आप याद रखिए, क्या होता है, अंतःकोण। कौन सा होता है, अंतःकोण। तो यहाँ पर हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। देखिए अंतःकोण क्या होता है, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, कितनी है, 2 समांतर रेखा, जैसे एक रेखा हो गई, ये दूसरी रेखा हो गई, और मान लीजिए इसको यहाँ से कोई कट करता है, क्या करता है, कट करता है। तो अंतःकोण होता है जो ये वाला एंगल होगा ना, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये अंतःकोण कहलाता है। तो अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। और ये क्या होता है, अंतःकोण होता है। क्या होता है, अंतःकोण। अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, तो अब देखिए ये वाली कौन सी रेखा, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। देखिए यहाँ से ये वाली जो समांतर रेखा है और ये वाली समांतर रेखा, ठीक है, तो इनका एंगल ये बनेगा, एक ठो ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, यहाँ पर रेड कर देते हैं। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगलों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अंतःकोण होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अगर हमको निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको नाम क्या दे देते हैं। देखिए यहाँ पर ए लिखा है ना, तो नाम दे देते हैं हम क्या, यहाँ पर अगर डी कर दें, ठीक है, डी, तो ये हो जाएगा BAD। क्या हो जाएगा, BAD। तो कोण BAD बराबर क्या होगा, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 में अगर 122 घटा दें हम, 180 माइनस 122 को अगर घटा दें तो हमारा आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, इसको बताइए। अगर आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसको आप करते हैं तो 180 में 122 घटाएंगे तो आपका 58 आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 58 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये वाला एंगल जो है 58 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें भी सेम चीज़ वही लग रहा है। तो अब ये वाला एंगल देखिए, अगर जैसे देखिए यहाँ पर दिया है
ए वाला एंगल दिया है, तो ए भी तो समांतर रेखा हुई कि नहीं हुई, ए वाली रेखा और ए वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं कौन सा वाले को, इसको, तो ये टोटल एंगल क्या बनेगा, टोटल एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, इस समांतर, इस वाले समांतर भुजा में ए वाला टोटल एंगल बनेगा और ए वाला टोटल एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का कोण क्या होगा, अंतः कोण होगा, तो 180 डिग्री होगा, तो इसमें भी 38 दिया हुआ है, तो अगर कोण हमको ये वाला कौन सा चाहिए, इसको, इस कोण का नाम क्या हम देंगे, डी ए डी, डी यहाँ पे दिया है तो इसको डी ए डी न रख के यहाँ पर हम क्या, या D1 रख दीजिए, डी डैश कर दीजिए, तो डी डैश हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ए डी डैश, डी कोण डी डैश ए डी अगर निकालना है, पूरा एंगल अगर निकालना है तो पूरे एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 38 कर दीजिए, 38, तो इसको घटाना है तो इसको घटा दीजिए, लेकिन हमको एंगल कौन सा वाला चाहिए, ये एक्स वाला चाहिए, तो ये वाला हमारा एंगल बाहर वाला निकल गया है, तो इसको भी अगर हम घटा देते कितना आया 58, तो माइनस 58 कर दीजिए, तो आपका एंगल कौन सा वाला आ जाएगा, ए वाला एंगल आ जाएगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, डी ए बी, कौन सा, डी ए बी, तो इसको डी ए उधार लीजिए, क्या हो जाएगा, डी ए बी, तो एंगल हमारा आ जाएगा, तो 180 में अगर हम इस सभी को घटाएंगे तो कितना, 8 से 2 16 और 5 3 8 1 9, तो ये 96 हो जाएगा, तो कितना होगा, 4 बचेगा और 80, तो ये कितना हो जाएगा 84 डिग्री, कितना होगा 84 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे, कभी भी जब समांतर रेखाएं होती हैं, दो जैसे समांतर रेखाएं यहाँ पर दी हैं, तो ये समांतर रेखाओं में क्या होता है, इनका अगर एक एक भुजा काटती है तो ये वाला कोण अंदर वाला कोण और ये वाला अंदर कोण अंतः कोण होता है, जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमने किस में लिया, सबसे पहले ये वाली भुजा थी, इस पे और इस पे लिया, इन दोनों का कोण कौन सा बनेगा, एक कोण ए वाला बनेगा, एक कोण ए, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, तो ए वाला एंगल हमारा 122 दिया है, तो 122 इसको घटा के 180 में ए वाला हमारा एंगल निकल गया, तो ए वाला एंगल कितना आ गया हमारा 58 आ गया, आया 58, कितना आ गया 58। अब देखिए इस वाले भुजा में समांतर भुजा है और ए वाली भुजा, तो ए वाला पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा, तो ए वाला पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों 180 डिग्री बनेगा, तो ए वाला 38 दिया है और ए वाला एंगल 58 दिया है, तो अगर इसको निकालना है तो 180 में 58 38 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो वही आ गया कितना 84 डिग्री हमारा आंसर आ गया। अब आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, इस पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए उसका अंकित मूल्य मतलब माल प्राइस कितना है, माल प्राइस उसका कितना है 100 रुपये है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ, उसने 40% छूट आप सीजन पर छूट पर एक वस्तु खरीदता है, 100 रुपये की चीज़ है, उस पर अगर 40% की छूट दे दिया तो 100 का 40% 40 ही होता है, क्या होता है 100 का 40% 40 होता है, 100 में 40 घटाएंगे तो 60 होगा, मतलब 100 की चीज़ को कितने में खरीदा 60 में खरीदा। अब बोल रहा है उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, मतलब ये खरीदा मतलब क्या हो गया सीपी हो गया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, उसकी लागत मूल्य इतनी हो गई। अब वो बोल रहा है बेच कितने में रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ का 25% छूट, तो 100 का 25% 25 होता है, आप निकाल सकते हैं साइड में, 100 का 25% करेंगे तो 25 और परसेंट के लिए अपन 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 100 का 25% 25 होगा, तो 100 में 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 का 25% अगर घटाएंगे तो 100 का 25% 25 होगा, 100 में 25 घटा देंगे तो ये 75 होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। अब देखिए 60 रुपये की चीज़ उसने खरीदा, अब बेच के रहा है 75 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, प्लस 15 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है कितने का प्रॉफिट कमाया, 15 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पे प्रॉफिट कमाया सीपी, तो नीचे सीपी जाएगा तो ये 60 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 15 चौका 60, तो 1/4 कितना होता है 25%, 25% का क्या करेगा प्रॉफिट कमाएगा, कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25% की प्रॉफिट उसको हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो हमेशा सीपी क्या होता है नीचे जाता है, क्योंकि जिस लागत मूल्य पर आपने खरीदा है तो क्या होगा नीचे जाएगा, तो 15 रुपये का क्या कर रहा है प्रॉफिट मतलब लाभ कमा रहा है किस पर 60 रुपये पर, तो 15/60, 15 चौका 60, 1/4 क्या होता है 25%। अगर आपसे नहीं बनता तो 1/4 करिए और 100 में 4 का भाग दे दीजिए तो भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं,
कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 300 से और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका इसमें बताने वाले हैं। कभी भी कोई अगर संख्या पूछता है कि 1000 के बीच में 7 कितनी बार आएगा, 1 से 1000 तक में 7 कितनी बार आएगा, ये 7 कितनी बार आएगा, ये 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी बार आएंगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे भाग देना है। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे 1 से लेके 1000 तक 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, तो आप क्या करिए, इसको 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से एक बार जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 7, ये बचेगा आपका 3, 30 हो जाएगा। 7 से 4 बार 28, पूरा आपको भाग देना है, तो ये बचेगा 2, ये 0 हो जाएगा। तो अब 7 से 2 बार ये 14, मतलब कितना होगा, रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब 1000 तक, मतलब 1 से लेकर 1000 तक 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, तो 142 टोटल संख्याएं होंगी। क्या होगी, 142 टोटल ऐसी संख्याएं होंगी 1 से लेकर 1000 तक जो क्या है 7 से विभाज्य होंगी। लेकिन हमको चाहिए कहाँ से, 300 से चाहिए, 300 से 1000 के बीच चाहिए। तो इसको करने के लिए सबसे क्या होगा, सबसे पहले 1 से 300 निकाल लीजिए और 1 से 1000 निकाल लीजिए। तो 1 से 1000 में 1 से 300 वाले को घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम 300 तक का निकालते हैं। 300 से 300 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो इसके लिए 300 में 7 का भाग देंगे। तो 7 से 4 बार 28, ये आपका 2 आया। अब 0 उतारेंगे तो 7 से 2 बार 14, इससे कोई मतलब नहीं, आपको घटाना है तो घटा दीजिए, नहीं घटाना है तो ना घटाइए, ठीक है। तो कितना आया, इसमें भी कितना आया, टोटल 42 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी 300 तक 7 से विभाज्य होंगी, टोटल 42 संख्याएं। इसी प्रकार 142 संख्याएं जो हैं 1000 तक क्या है, 1 से लेकर 1000 तक 7 से विभाज्य हैं। तो हमको चाहिए 300 से 1000 के बीच में, तो क्या करिए 142 में 42 मतलब 42 को घटा दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 100। तो 100 ऐसी संख्याएं होंगी, 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो 300 से 1000 के बीच में होंगी और 7 से डिजिबल होंगी पूरी तरह से। इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही हो सभी लोग कमेंट करिए, इसको शेयर भी करिए, और जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही आपके लिए हम बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात में एक मिश्रण धातु बनाई जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा क्या होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, पीतल और तांबा दिया है, तो पीतल को हम पी लिख रहे हैं और तांबे को हम टी लिख रहे हैं, ज़्यादा वो नहीं कर रहे। पीतल को क्या लिख रहे हैं, पी, और तांबे को टी। अगर आपको लिखना है तो कॉपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज और कॉपर लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए 4 और 3 दिया है, तो इसका रेशियो कितना है, 4:3 दिया हुआ है पीतल का। अब पीतल है कितना, 140 ग्राम है, और जबकि पीतल कितना दिया है, तो पीतल यहाँ पर दिया है कितना, 4 दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बराबर क्या करना पड़ेगा, 4 बराबर हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर कर देते हैं। 4 बराबर क्या होगा, 4 बराबर 140 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा, 4 से 3 बार 12 और 4 से 5 बार, मतलब 1 बराबर 35 हो जाएगा। कितना होगा, 1 बराबर 35। इसी प्रकार 3 बराबर हमको तांबा निकालना है, क्योंकि तांबे की मात्रा 3 बराबर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें 35 कर देंगे। तो 35 यहाँ कितना होता है, 105। तो 105 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 105 ग्राम क्या होगा, तो इसमें 105 ग्राम तांबे की मात्रा होगी। कुछ भी नहीं करना है, देखिए रेशियो दिया है, तो आप क्या करिए, पीतल से कंपेयर कर दीजिए, फिर तांबे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको जल्दी लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको 2 तरीके से करना है, एक यक्स मेथड है, एक क्या करिए आप ऑप्शन से करिए। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो इस एक क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। यक्स मेथड थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन हम आपको पहले यक्स मेथड बताएंगे, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए दिया है 3 के 4 क्रमागत गुणज, तो क्रमागत गुणज क्या होते हैं, तो अगर 3 के क्रमागत गुणज हैं तो देखिए 3 का मल्टीपल होगा, एक गुणज होगा 3x, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक होगा 3 मल्टीप्लाई x + 1 होगा कि नहीं होगा, एक होगा 3x + 2 और एक हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x + 3। ये 3 गुणज हो गए, 3 गुणज मतलब लगातार
तो एक यक्स होगा, मतलब यक्स का मतलब 1, फिर 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6 होगा, फिर 3 का 3 में 9 होगा, फिर 3 का 4 में होगा, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर अगर 1 रखते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा। इस प्रकार इसके गुणज हो गए। अब चलिए देखिए, तीनों का योग 78 दिया है, तो इनको योग दिया है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, या तो जोड़ना है जोड़ लीजिए। देखिए 3x हो जाएगा प्लस, अब हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं इसको, तो 3x हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार सभी में करेंगे तो आपका 3x होगा, ये प्लस 6 होगा, और प्लस 3x, और 3 से 3 9, तो सभी का योग कितना दिया है, 78 दिया है, तो 78 कर दीजिए। अब देखिए सभी का गुण करिए, जोड़िए, कितना होगा, ये 3x, 3 से 2 6, 9 और ये 12, तो टोटल आपका कितना आ गया, 12x आ गया, प्लस 3 6 3 9 और 9 से 9 18, ये बराबर 78। ठीक है, तो 12x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 18 कटेगा तो 70 में 8 जाएगा तो 78 में 8 जाएगा तो 70, फिर 10 जाएगा तो 60, तो x बराबर आपका आ जाएगा 12 से 5 बार, मतलब 12 पंचे 60, तो x बराबर आपका कितना आ गया 5। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें a है, कौन सी वाली है, a है, 3x + 3, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई में होगा, x कितना आ गया 5, 5 3 8, तो x मल्टीप्लाई, तो 3 × 8 करेंगे तो ये 24, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया क्या, एक्स मेथड, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, देखिए क्रमागत संख्या है एक्स, x + 1, x + 2, x + 3 होता है। अब 3 का गुणा है तो उसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसी को शॉर्टकट करते हैं तो शॉर्टकट में करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसा बोला है वैसा कर दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम 21 ले लेते हैं, क्योंकि ये गुणज है, तो 21 अगर सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे तो छोटी 3 का गुणज क्या होगा, 7 3 7 त्रिक 21 है ना, 3 7 21, तो फिर 3 से 6 बार जाएगा 18, और 3 से 5 जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा। अब इन सभी का योग आप देख लीजिए, तो 8 1 9 और 9 5 14, लास्ट में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, मतलब ये हमारा संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसको मन में भी कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब एक संख्या इसने 27 लिया है, कितना हो गया, 9 त्रिक 27, तो फिर 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24 होगा ये, और 24 के बाद एक 21 होगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 7 4 11 1 12, इनका अगर लास्ट का यूनिट जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा था, 8 1 9 9 5 14 14, मतलब ये लास्ट में 4 आ रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके बाद इसको जोड़िए, 7 4 11 1 12, मतलब लास्ट का कितना यूनिट आ रहा है, 2 आ रहा है, आना चाहिए ये 8, तो ये भी गलत है। इसी प्रकार 18 होगा सबसे बड़ी संख्या अगर, तो 18 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद कौन सा आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12, होगा कि नहीं होगा। इसका लास्ट जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 2 करेंगे, 13 2 15, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा था, मतलब ये भी हमारा नहीं हो सकता। अगर जैसे देखिए 24 अगर लेते हैं, अब 24 तो हमको आंसर पता है, तो अगर आप 24 लेते हैं तो 24 के बाद कौन सी संख्या होगी, 8 त्रिक 24, 7 होगा, 7 त्रिक 21 होगा, फिर 6 होगा तो 18 होगा। अब इसको देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5 और 8 कितना होगा, इनका योग है ना, गुणजों का योग। तो एक संख्या अगर 24 होगी तो एक संख्या क्या हो जाएगी, अच्छा 4 क्रमागत है ना, 4 क्रमागत, तो एक संख्या हमारी 15 हो जाएगी। यहाँ पे सभी में एक संख्या बढ़ा लीजिएगा क्योंकि हमने एक संख्या नहीं ली है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो देखिए, 8 1 9 और 5 2 7, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि हमको 4 संख्या लेनी थी। ठीक है, देखिए ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसी प्रकार 27 24 21 है, तो फिर 18 हो जाएगा, तो देखिए 8 2 10, यहाँ पर रुक जाइएगा थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 8 2 10, तो ये भी नहीं आएगा। इसी प्रकार आप सभी का मिला लीजिएगा, तो इसका आप देख लेते हैं आंसर का। देखिए 4 1 5 5 2 10 और ये 8 18, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपसे शॉर्टकट अच्छा लगा हो तो इसको करिएगा, नहीं तो आपका एक्स मेथड तो है ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना दिया है, उसके महत्तम समावर्त का 91 गुना है, तो उसके महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का योग 27 60 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए मान लीजिए उस संख्या का एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त क्या है, महत्तम समावर्त हमने x मान लिया, क्या मान लिया, महत्तम समावर्त उस संख्या का x है। अब कभी भी याद रखिएगा महत्तम समावर्त क्या होता है, जैसे संख्याएं होती है
दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, महत्तम समावर्त कॉमन होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, दोनों में जो कॉमन होती है वही हाईएस्ट कॉमन नंबर ही एचसीएफ कहलाता है। अभी एक्स हमने मान लिया, तो अगर देखिए उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, देखिए बोल रहा है ना उसका जो लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त का 91 गुना, तो अगर एचसीएफ हमने एक्स माना तो एलसीएम उसका क्या हो जाएगा 91 एक्स होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 91 एक्स होगा। अब उनके महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का योग कितना दिया, इतना दिया, तो इनको जोड़ लीजिए, तो एक्स प्लस 91 एक्स बराबर कितना है, इस 27 इस 60 दिया है, तो हमारा 92 एक्स होगा कि नहीं होगा, 92 एक्स बराबर 27 60 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा कितना आएगा, इसको आप भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से 2 बार 12 और 9 नहीं 3 बार अगर ले जाएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 त्रिक 27, मतलब ये एक्स बराबर हमारा 30 आ जाएगा। कितना होगा, एक्स बराबर 30 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या क्या है 210 है, दूसरी संख्या बताइए। तो एक चीज़ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई लास्ट संख्या, मतलब फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। देखिए एक्स हमारा 30 आ गया, तो अगर करना है तो एलसीएम निकालने के लिए 91 मल्टीप्लाई 30 करिए और एचसीएफ हमारा 30 है तो 30 कर दीजिए। अब इसको कर देते हैं, एक संख्या हमारी कितनी हो गई 210 है, दूसरी संख्या हमको निकालना है, ये बराबर एलसीएम कितना होगा 91 मल्टीप्लाई 30 होगा, क्योंकि 91 एक्स है तो एक्स बराबर 30 होगा, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा एक्स है तो एक्स बराबर 30 हो जाएगा। अब इनको कट कर लीजिए, तो इसको जब हम कट करेंगे पूरा तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 3 से हमारा कितनी बार जाएगा, तो 1 0 से 0 कट करना है तो 1 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 से 7 बार। अब 7 से अगर ले जाएंगे तो 7 से 1 बार, 7 से 3 बार 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, सेकंड जो संख्या हमारी आएगी 13 से 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 39, तो 390। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये फार्मूला पर याद रखना है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो मेन चीज़ क्या है, इसमें फार्मूला है, और कभी भी अगर संख्या देता है तो एचसीएफ आप मान लीजिए, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम महत्तम समावर्त दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है, रेशियो में कट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 7000 चक्कर घूमता है तो पहिए का व्यास क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए इसको करने के लिए अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें यूनिट अगर आपसे बनती है तभी आप जाके ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए किस प्रकार से, चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, तो एक साइकिल का पहिया कितना है 11 किलोमीटर, तो किलोमीटर को पहले हम मीटर और यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर, तो इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो अगर 11 किलोमीटर है, इसको अगर हम मीटर और सेंटीमीटर बदलेंगे तो देखिए 11, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई, फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार हो जाएगा 11 3 2 5 0, 3 2 5 0, इस प्रकार से इतना हमारा इस सेंटीमीटर में हमारा बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदलेगा, सेंटीमीटर में बदलेगा। अब देखिए टोटल कितने चक्कर लगा रहा है, 7000 चक्कर लगा रहा है, 7000 चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम इसको 7000 से भाग दें तो वो किसके बराबर आएगा, 2πr के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, किसके बराबर आएगा, 2πr के बराबर आएगा। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, 7000 का भाग दे दीजिए, और नहीं तो क्या करिए आप इसमें डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि क्या होगा, जैसे देखिए 11 कितना आ गया 5 0, 1 2 3 4 ये 5 है ना, इनका साइकिल का एक पहिया इतना 11 किलोमीटर चलते हैं, बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, उसकी जो परिधि होगी 2πr, जितनी उसकी परिधि होगी उसी हिसाब से चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगा रहा है, ये 7000 चक्कर लगा रहा है। तो चलिए अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 है तो 2 रहने दीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 22/7 कर दीजिए, मल्टीप्लाई आर को आर रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 7000 कर दीजिए। अब यहाँ पे हम कट करेंगे पूरा, देखिए किस प्रकार से, तो इसको कट करना है तो देखिए 7 से हम इसको 7 को कट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा 1000 हो गया, कितने जीरो हैं 3 0, 3 0 से 3 0 उड़ा दीजिए, फिर 11 से इसको कट करेंगे तो 11 से 2 बार 22 है ना, 2 बार जाएगा, ये हमारा कितना बचा 100 बचा, 100 बचा, तो इसको 2 से अगर भाग देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, कितना होगा 50 हो जाएगा। तो 2r, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में
पहिए का व्यास पूछा है। क्या पूछा है? पहिए का व्यास। तो पहिए का व्यास ही क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, इसलिए हमने 2r रखा है। नहीं तो आप क्या करिए, r बराबर अगर निकालेंगे तो आपका 25 आएगा। अब व्यास क्या होता है? 2r। हालांकि ये 2 बार आपको करना पड़ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर 50 ही आएगा। अगर त्रिज्या पूछता तो 25 होता, और अगर 2r मतलब व्यास पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। देखिए, जितना चक्कर जितने किलोमीटर लगाता है वो किसके बराबर? जो पहिए की जो परिधि होती है, परिधि मतलब उसके चारों ओर का जो होगा एरिया, वो जितनी बार घूमेगा, तो 2πr के हिसाब से कितनी बार घूम रहा है? 7000 बार घूम रहा है। तो टोटल आपका बनेगा 2πr मल्टीप्लाई 7000, इतना घूमेगा तब जाके 11 किलोमीटर को रन करेगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर है, यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा और कितने क्वेश्चन इनमें से सभी क्वेश्चन बने। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल, कभी भी शांत जल में एक नाव की चाल बोलता है मतलब शांत जल में अगर नाव की चाल बोल रहा है मतलब वो नाव की चाल है। तो यहाँ पर हम नाव की चाल को हमेशा क्या मानते हैं? यक्स मानते हैं। और धारा की चाल को क्या मानते हैं? हमेशा हम वाई मानते हैं। ठीक है, तो यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 14 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है ये धारा की दिशा में। तो देखिए, कभी भी नाव अगर धारा की दिशा में बहेगी, आप ही सोचिए अगर नदी या तालाब में आप नहा रहे हैं, तो नदी में अगर बहाव की दिशा में जाएंगे तो आपका भी अगर जो तैरना आता है और नदी का जो बहाव होगा उसके दोनों का योग के हिसाब से आप बहेंगे, मतलब बाहर जाएंगे। अगर उसके विपरीत जाएंगे तो नदी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं होगा? और विपरीत जाएंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये धारा की दिशा में है, ये धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई मतलब धारा की दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है? 28 किलोमीटर जा रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटा 45 मिनट में। तो इसको पहले हम पूरा बनाएंगे। 1 घंटा है तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट है, इसको हावर्स बनाने के लिए 45/60 है ना। तो इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 से 3 बार और 15 से 4 बार। तो 4 से 1 बार 4 एकम 4 3 7, तो ये आपका हो जाएगा 7/4। कितना होगा? 7/4। तो इसको भाग देंगे तो 7/4 करेंगे तो 7 और पान नीचे 4 जाएगा, तो पलट के हमारा ऊपर आ जाएगा। तो कितना बनेगा? 7 चौक 28, 4 चौक 16। कितना हो जाएगा? ये 16 किलोमीटर आपका आ जाएगा। 16 किलोमीटर प्रति हावर्स है ना। इसको भी लिखना है, किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है, इसका भी किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। अब देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 16 किलोमीटर। एक्स बराबर कितना दिया है? 14 किलोमीटर। तो अगर वाई निकालना है तो वाई बराबर क्या होगा? एक्स हमारा 14 हो जाएगा, तो उधर घट के जाएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो धारा की चाल पूछा, कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आप अगर इसको जाके बुक में देखते हैं तो एक्स मेथड लगा के पता नहीं क्या क्या करके बहुत लेंदी बनाने की कोशिश किया है। आपको कभी भी अगर नाव की चाल देता है शांत जल में तो एक्स मानिए, धारा की चाल देता है उसको वाई मानिए। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो एक्स प्लस वाई मानिए, विपरीत जाएगा तो एक्स माइनस वाई मानिए। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन को हमने इस शिफ्ट के 10 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ा टफ था, तो इसलिए हमने 10 क्वेश्चन लिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चन क्या हो जाए, समझ में आ जाए। आशा करते हैं पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए फिर कमेंट करिएगा। और कितने क्वेश्चन बने, अगर आप लोगों से 10 क्वेश्चन किसी भी बच्चों से मिले बने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने होंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिले। यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं पढ़ाया होगा, हमने पूरा सीरीज ही आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो कमेंट भी ज़रूर करिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और इसको शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।